हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन क्लासिक इकोनॉमिक्स। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मटेरियल हम आपके लिए टाइम टू टाइम बेस्ट क्वालिटी का अपलोड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, क्लासिक इकोनॉमिक्स पे जो लेक्चर हम डिलीवर करते हैं इनका लिंक आपको मेरे फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे और जो टेलीग्राम जो मेरे लिंक्स हैं वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन पे हम इनका पीडीएफ डालते हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से इनको ले सकते हैं अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मनी के बारे में। यानी कि मनी क्या है, व्हाट इज मनी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मनी के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी यानी कि मनी जो है, वर्ड जो मनी है वो कहां से ड्राइव हुआ है। तो वर्ड जो मनी है वो ड्राइव हुआ है मोनेटा वर्ड से। मोनेटा MONETA, मोनेटा। तो हम कह सकते हैं इंग्लिश वर्ड मनी ड्राइव्स फ्रॉम वर्ड मोनेटा। मोनेटा वाज द अदर नेम ऑफ गॉडेस जूनो। मोनेटा वाज द अदर नेम ऑफ गॉडेस जूनो इन रोम। रोम में एक देवी थी जिसे गॉडेस जूनो के नाम से जाना जाता था। उसका जो अदर नेम था वो था मोनेटा। तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट मिंट है, मिंट वो होती है जहां पे सिक्कों को ढाला जाता है, सिक्कों को बनाया जाता है, वो इस देवी के मंदिर में इस्टेब्लिश हुई थी। इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है धीरे धीरे मोनेटा से मनी बन गया। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मिंट और टक्साल ऑफ द वर्ल्ड इस्टेब्लिश इन टेम्पल ऑफ गॉडेस जूनो और मोनेटा, सो इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड मनी। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी इंट्रोडक्शन मनी की। तो हम इसको एक बार ब्रीफ कर देते हैं। इंग्लिश वर्ड मनी ड्राइव्स फ्रॉम वर्ड मोनेटा। मोनेटा वाज अदर नेम ऑफ गॉडेस जूनो इन रोम। फर्स्ट मिंट और टक्साल, इसे हम मिंट को टक्साल ही बोल सकते हैं, ऑफ द वर्ल्ड इस्टेब्लिश इन टेम्पल ऑफ गॉडेस जूनो, सो इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड मनी। तो ये है इसकी इंट्रोडक्शन। यानी कि जो मनी है वर्ड, जो करंट जब हम यूज करते हैं मनी, तो मनी कहां से ड्राइव हुआ है, मोनेटा से। और मोनेटा वाज द अदर नेम ऑफ गॉडेस जूनो इन रोम। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद व्हाट इज मनी। व्हाट इज मनी यानी कि मनी क्या है। अगर आपने इस चीज को पढ़ लिया कि मनी क्या है, व्हाट इज मनी, तो हम इस कॉन्सेप्ट को सीखने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि मनी इज एनीथिंग और इकोनॉमिक यूनिट। Money is anything which generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payments। यानी कि मनी जो है कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई इकोनॉमिक यूनिट हो सकती है जिसको हम आमतौर पे स्वीकार कर लेते हैं बड़े आराम से एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय के माध्यम। मेजर ऑफ वैल्यू, किसी चीज के मूल्य का माप। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि उसका एक इकट्ठ मूल्य होता है। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स। तो मनी जो है उसका जो मीनिंग है, हम जब ड्राइव करेंगे, मीनिंग जब हम लिखेंगे या जिसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। नंबर 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर 2, मेजर ऑफ वैल्यू। नंबर 3, स्टोर ऑफ वैल्यू। और नंबर 4,
स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ये जो चार हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, इन चार को अगर हम मिक्स कर दें, मिला दें, तो मीनिंग बन जाता है मनी का। देखो यहां पे वही है, मनी इज एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो इसमें क्या चीजें हैं, एलिमेंट्स इसके हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इसके साथ हम इसकी एक डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन के लिए मैंने जो डेफिनेशन यहां आपके लिए कोट की है वो की है क्राउथर की। तो हम डेफिनेशन को जस्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्राउथर, मनी कैन बी एनीथिंग that is generally accepted as a means of exchange and at the same time act as a measure and at a store of value। यानी कि मनी कोई भी वो चीज हो सकती है जिसे हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, और उसी सेम टाइम में वो मेजर ऑफ वैल्यू का काम करती है और स्टोर ऑफ वैल्यू का। यानी कि देखो इनमें से एटलीस्ट इसने क्राउथर ने तीन जो एलिमेंट्स ले लिए इसमें, मेजर ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये है हमारा व्हाट इज मनी। तो इसको हम ब्रीफ कर देते हैं। व्हाट इज मनी, यानी कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा व्हाट इज मनी, यानी कि मीनिंग ऑफ मनी और डेफिनेशन ऑफ मनी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो है एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ मनी। एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा का विकास सिद्धांत। जो मनी है वो कैसे हमारे तक यहां तक पहुंचा है, यानी कि जो आज हम इकोनॉमिक यूनिट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, मेजर ऑफ वैल्यू यूज कर रहे हैं, उसका जो विकास है उसके पड़ाव कौन कौन से रहे हैं। तो जो एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी है, ये वाली एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ मनी, इससे रिलेटेड दो थ्योरीज जो हैं वो प्रचलित हैं। एक है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, यानी कि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ प्रोफेसर स्पाल्डिंग ने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो हम मनी जो पढ़ते हैं, और जो मनी वो एकदम अचानक से ही अपने आप होंद में आ गया। तो उस थ्योरी में कोई इतनी प्रचलित वो हुई नहीं। तो जो बेस्ट थ्योरी दी है वो दी है क्राउथर ने। तो हम क्राउथर का जो वे है एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ मनी का, उसको डिस्कस करते हैं। तो एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ मनी propounded बाय क्राउथर, अकॉर्डिंग टू हिम मनी पासेस फॉलोइंग स्टेजेस। यानी कि जो मनी है हमारे तक जो आज तक पहुंचा है उसने कुछ स्टेजेस पास की हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है हमारी कमोडिटी मनी, यानी कि सबसे पहले कमोडिटीज को इंसान ने एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया। तो कमोडिटीज जो हैं उसमें कौन कौन सी कमोडिटीज हैं उनको यूज किया उन्होंने पहले। तो अगर हम कमोडिटीज मनी की जो ग्रोथ देखें तो उसमें सबसे पहले आती है हंटिंग एज। कौन सी एज? हंटिंग एज। हंटिंग एज यानी कि शिकार अवस्था। जब अर्ली मैन था हमारा, उसके पास ज्यादा कुछ तो होता नहीं था, तो उसके पास जो अपने औजार होते थे जैसे बो है, एरोज हैं और अदर वेपन्स उनके पास जो भी थे उस टाइम में, जैसे कोई भाला हो सकता है, कोई तलवार हो सकती है, या कुछ भी चीज जो उसके पास हो, पत्थर के औजार थे अगर उनको भी ले सकते हो, या स्किन्स ऑफ एनिमल्स जो उस टाइम में वो कोई शिकार करके जो उनके पास एनिमल था उसकी स्किन को यूज कर लेते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हंटिंग एज में हम लिख सकते हैं कि बो, एरो एंड अदर वेपन्स और स्किन्स ऑफ एनिमल्स यूज्ड फॉर एक्सचेंज। उसके बाद इंसान ने क्या किया? एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। तो यानी कि एनिमल एज आ गई सेकंड इसमें। तो इन एनिमल एज डिफरेंट एनिमल्स लाइक ऑक्स, काउ, कैमल, गॉड, शिप, इनको यूज किया जाने लगा। और जब एनिमल पालने शुरू किए तो उसके बाद उसके एग्रीकल्चर एज आ जाती है, उसकी सहायता से खेती करना शुरू किया।
तो इन एग्रीकल्चर एज जो फूड ग्रेन्स है लाइक वीट, राइस, बाजरा, ज्वार, मेस, इनको यूज किया जाने लगा। अब जो ये कॉमोडिटी मनी है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हंटिंग एज, एनिमल एज और एग्रीकल्चर एज। तो कॉमोडिटीज में कुछ डिफिकल्टीज थी। डिफिकल्टीज क्या थी? एक तो ये जो कॉमोडिटीज हैं ये पेरिशेबल होती थी। दूसरा इसमें क्या होता था कि टाइम पे इनकी सप्लाई नहीं होती थी, फिर बहुत सारे स्पेस की जरूरत होती थी, फिर इनको अलाइव रखने के लिए इनको काफी खर्च करना पड़ता था। तो इसलिए जो ये कॉमोडिटीज मनी है इसमें कुछ डिफिकल्टीज आ गई। इनको ये पोर्टेबल नहीं होती थी इतनी, इनको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना बड़ा डिफिकल्ट होता था, इनके चोरी का डर होता था। तो इसलिए इंसान ने उससे आगे सोचा कॉमोडिटी मनी। तो फर्स्ट जो फेज है एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ मनी का, उसमें आया था कॉमोडिटी मनी। अब इतनी सारी डिफिकल्टियां थी तो उसके बाद धीरे धीरे सेकंड फेज में चलते हैं हम। तो उसमें आ गया हमारे पास मेटालिक मनी, यानी कि धातु मुद्रा। कहते हैं कि सबसे पहले जो धातु के जो सिक्के थे वो किंग मिडास ऑफ लीडिया ने 8th सेंचुरी बीसी में शुरू किए थे अपने नाम से। इन द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय किंग मिडास ऑफ लीडिया बाय हिज नेम इन 18th सेंचुरी बीसी। जब उसने अपने नाम के सिक्के शुरू किए तो उनको देखते देखते और भी डिफरेंट काइंड्स के जो मेटल कॉइन्स हैं वो होंद में आए। जैसे गोल्ड के कॉइन्स आए, सिल्वर के कॉइन्स आए, कॉपर के, आयरन के, और इस तरह से डिफरेंट मेटल कॉइन्स जो है ट्रेंड में हो गए। अब ये जो मेटालिक मनी है इसमें भी प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये हैवी होती थी बहुत ज्यादा, एक इनकी कॉस्ट ज्यादा आती थी, इनकी सप्लाई भी लोड के मुताबिक यानी कि जब जरूरत थी तब नहीं हो पाती थी। इसी तरह से इसके चोरी का बहुत डर रहता था। तो मेटालिक मनी के बाद इंसान ने सोचा जो तीसरी जो स्टेज आएगी उसके बारे में। तो तीसरी स्टेज में हम डिस्कस करेंगे पेपर मनी। किसके बारे में? पेपर मनी। तो जो पेपर मनी है वो इंट्रोड्यूस हुई। तो इन द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइनीज इन 807 AD। अब देखो मेटालिक मनी आया था 8th सेंचुरी बीसी, 8th सेंचुरी बीसी की बात हो। और जो पेपर जो है वो चाइना में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। हमें ये भी पता है कि पेपर का जो आविष्कार है, जो पेपर की इन्वेंशन है, वो सबसे पहले चाइनीज ने की थी। तो उन्होंने ही कागज के नोट जो है चलाए, तो 807 AD में चलाए। आफ्टर दैट जो पेपर मनी थी वो काफी अच्छी थी। इसने वो सारे जो ड्रॉबैक्स थे जो कॉमोडिटी मनी में थे या मेटालिक मनी में थे उनको दूर कर दिया। और उनको दूर करने के बाद ये ट्रेंड में आ गई और ऑलमोस्ट सारे संसार में अब क्या चलती है? पेपर मनी। और इंडिया में भी आरबीआई जो है पेपर नोट्स जारी करता है, आपको पता है बहुत सारे। तो हमारे देश में भी 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का और 2000 रुपये का नोट अभी भी चल रहा है, बहुत ट्रेंड में है। हाँ, कॉइन्स भी चलते हैं हमारे कंट्री में। बाकी ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यूज पेपर मनी। तो इस तरह से पेपर मनी आ गया। अब जब पेपर मनी आ गया तो क्या हुआ कि जैसे पेपर मनी की इंट्रोडक्शन होगी तो उसके बाद बैंकिंग सिस्टम बन गया। तो एक अलग फेज आ गया, उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। पेपर मनी के बाद क्रेडिट मनी। लोगों ने अपने पैसे को बैंकों में जमा करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने पैसे जमा करने शुरू कर दिए तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बेस पे क्रेडिट क्रिएशन होने लगा। तो क्रेडिट क्रिएशंस में क्या होता है कि जो पैसे हैं वो चेक्स के द्वारा विड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे चेक्स और ड्राफ्ट्स चलने लगे तो इस तरह से क्रेडिट मनी होने में आ गई। तो क्रेडिट मनी में आप चेक और ड्राफ्ट लिख सकते हो। उसके बाद नियर मनी। नियर मनी क्या होता है कि जिसे हम नजदीक यानी कि फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आते हैं इक्विटीज, डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो इसलिए ये है नियर मनी। और नियर मनी के बाद में हमारे पास आ जाती है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में आजकल हम यूज करते हैं एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। और आजकल जो चलती है वो है डिजिटल मनी।
डिजिटल मनी जो है, जैसे बिटकॉइंस हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, ऑनलाइन आजकल जो हम पेमेंट्स करते हैं डिजिटल फॉर्म में, तो वो भी आजकल जो मनी का एक ही रूप है, डिजिटल मनी। तो इस तरह से ये है हमारे पास एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ मनी। तो इसमें हम 7 जो हैं स्टेजेस में इसको हमने डिस्कस किया। कॉमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, उसके बाद क्रेडिट मनी, उसके बाद नियर मनी, उसके बाद प्लास्टिक मनी और उसके बाद डिजिटल मनी। तो अगर ऐसे आप इसको तैयार कर लेते हैं तो इससे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है जो है एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ मनी। ये जो नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं मैंने, जो कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, आप इसको एग्जैक्ट और एज इट इज याद कर सकते हो। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे तो है ही है, टेलीग्राम जो चैनल है मेरा क्लासिक इकोनॉमिक्स के नाम से, उस पे इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इसको एज ए नोट्स यूज कर सकते हो। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन जो और बनता है, हम उसको भी इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं, और वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, मनी की कोई जगह नहीं होती बार्टर सिस्टम में। मनी हैज नो प्लेस इन बार्टर सिस्टम। गुड्स आर एक्सचेंज इन गुड्स। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये ए पर्सन है कोई, ये बी पर्सन है। ए पर्सन बी पर्सन को कोई गुड्स दे रहा है, बी पर्सन ए को कोई गुड्स दे रहा है। इस तरह से जो एक्सचेंज हो रहा है वो गुड्स के साथ हो रहा है। जहां पे एक्सचेंज होता है गुड्स का गुड्स के साथ, उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का मीनिंग बहुत ही इजी है, जिससे आप लिख सकते हो व्हाट डू मीन बाय बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या आता है, इट इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जिसमें गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है। इसकी एक डेफिनेशन मैंने इसमें ऐड की है। अकॉर्डिंग टू आरपी कैंट, बार्टर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये आप आराम से समझ गए होंगे, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। तो इसके अलावा जहां पे बार्टर सिस्टम होता है उस इकोनॉमी को बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। सी स्टैंड फॉर कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी का कमोडिटी के साथ एक्सचेंज। तो यहां में लिखा सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। सीसी इकोनॉमी इज द वन विच commodities are exchanged for commodities और in which goods are exchanged for goods। तो ये है मीनिंग व्हाट इज बार्टर सिस्टम। बड़ा ब्रीफ सा सिंपल सा मीनिंग है, इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ये डेफिनेशन है, ये सीसी इकोनॉमी भी से बोलते हैं। अब जहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था, आज भी चलता है भारत के गाँव में, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाता है, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स हैं उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम है वो है डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। ये फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। तो बार्टर सिस्टम की जो पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। समझे इसमें क्या कहता है, यानी कि दोहरे संयोग का होना, यानी कि ऐसे दो व्यक्ति ढूंढने जिनको एक को दूसरे की वस्तु और दूसरे को पहले की वस्तु की जरूरत हो, उसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स इज ए प्रायर रिक्वायरमेंट ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स इंप्लाइज दैट गुड्स इन पोजेशन ऑफ मिस्टर एक्स इज नीडेड बाय मिस्टर वाई and goods in possession of Y needed by Mr. X, but it's a rare occurrence। यानी कि X के पास जो चीज है उसकी Y को जरूरत हो, Y के पास जो चीज है उसको X की जरूरत हो। मान लो X के पास हॉर्स है और Y के पास काऊ है, तो Y को हॉर्स चाहिए, X को काऊ चाहिए, तभी ये जो है सिस्टम जो है बन पाएगा बार्टर सिस्टम, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। मनी में ऐसा नहीं होता, मनी में डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स नहीं होती। तो फर्स्ट पॉइंट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। सेकंड पॉइंट,
ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम की एक सेकंड प्रॉब्लम यह भी आती है कि इसमें कॉस्ट पड़ती है हमें। तो कॉस्ट में एक तो सर्च कॉस्ट होती है और एक डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग होती है। एक तो वस्तुओं को सर्च करना पड़ता है, उसमें काफी खर्चा आ जाता है, और एक वेट करनी पड़ती है हमें, और वेट जब हम करते हैं तो उससे हमें डिसयूटिलिटी प्राप्त होती है। तो ये दो तरह की कॉस्ट होती है, सर्च कॉस्ट और डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। तो ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर ऑफ एक्सचेंज, तो ये दूसरी डिफिकल्टी है। तीसरी जो डिफिकल्टी है वो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब देखो, बार्टर सिस्टम एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो गुड्स होती हैं, कमोडिटीज होती हैं, उस सभी की जो वैल्यू है वो एक जैसी नहीं होती। अगर मान लो हम गुड्स को एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं या एनिमल्स को यूज करते हैं, तो उनमें क्या है कि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती। जैसे 500 का नोट है, सभी 500 के नोट एक जैसे हैं, सेम वैल्यू रखते हैं। 100 रुपए के नोट है, 100 रुपए के जितनी वैल्यू रखते हैं, जो सा मर्जी नोट किसी को दे दो, बस वो फेट मनी होना चाहिए। पर वस्तुएं ऐसी नहीं होती, सभी वस्तुएं एक जैसी नहीं होती, उसमें हमें एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होती है। उसके बाद लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स और डेफर्ड पेमेंट्स। यानी कि गुड्स के रूप में अगर हम फ्यूचर पेमेंट्स करना चाहिए तो इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। मनी के साथ ऐसा नहीं है, मनी के रूप में हम फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं। तो डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर नॉट मेड इमीडिएटली। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय डेफर्ड पेमेंट्स। तो आप लिख सकते हो, डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर नॉट मेड इमीडिएटली बट आर मेड आफ्टर सम टाइम। For example, the contracts regarding payments of interest, wage, rent, etc. are known as deferred payments. In form of commodity, it becomes difficult. यानी कि कमोडिटीज के रूप में फ्यूचर पेमेंट्स करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके साथ जो इसकी नेक्स्ट जो डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वेल्थ। कमोडिटीज और एनिमल्स को हम स्टोर करने जाएं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो फॉर वांट्स ऑफ मनी अंडर बार्टर सिस्टम, स्टोर ऑफ वेल्थ और वैल्यू विल इन बी फॉर्म ऑफ गुड्स और एनिमल्स, बट ड्यू टू फॉलोइंग 4 कॉजेज स्टोरेज ऑफ वेल्थ इज नॉट पॉसिबल। ये 4 कारण ऐसे हैं जिनके कारण पॉसिबल नहीं होते। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ कि सम गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स आर पेरिशेबल, दे कांट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। देखो, गुड्स है या एनिमल्स है वो पेरिशेबल होते हैं, उनको ज्यादा समय के लिए हम स्टोर करके नहीं रख सकते। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम ये आती है, विद द पासेज ऑफ टाइम काइंड्स एंड क्वालिटी ऑफ मैनी गुड्स कैन डिस्ट्रॉय, गुड्स की क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तीसरा है कि लार्ज स्पेस नीडेड टू स्टोर ऑफ गुड्स और कीपिंग कैटल्स, यानी कि पशुओं को या वस्तुओं को रखने के लिए हमें एक तो लार्ज स्पेस की जरूरत होती है, एक उनकी क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और एक पेरिशेबल्स होती हैं, और चौथा जो है उसमें क्या है कि उनको अलाइव, जिंदा रखने के लिए खर्च करना पड़ता है। टू कीप द कैटल अलाइव एक्सपेंस आर टू बी इनक्योर्ड ऑन देम। तो 4 तरह की डिफिकल्टीज आ जाती हैं। और लास्ट जो डिफिकल्टी है इसकी, वो है डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। गुड्स को अगर हम वन हैंड टू अनदर हैंड ट्रांसफर कर दें तो उसकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं रहती। एक चीज एक व्यक्ति के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, वही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ मायनर रखती है। जैसे मान लो आपकी बुक है कोई, वो आप इकोनॉमिक्स की बुक है, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को, आपके लिए वो वैल्यूएबल है। अगर वही बुक हम किसी साइंस वाले स्टूडेंट्स को दे दें तो उसके लिए उतनी वैल्यू नहीं रखती जितनी आपके लिए रखती है। तो इसी तरह से गुड्स की जो है वो ट्रांसफर वैल्यू है वो सही नहीं होती, मतलब एक जैसी नहीं रहती, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन बदलती रहती है, प्लेस टू प्लेस। तो ये है हमारा जो टॉपिक बार्टर सिस्टम और ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है मनी के एस्पेक्ट्स के बारे में। तो इसमें हमने मनी की इंट्रोडक्शन को जाना, व्हाट इज मनी जाना, उसकी डेफिनेशन को जाना। उसके बाद हमने इसमें एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ मनी के बारे में पढ़ा, और इसमें हमने पढ़ा जो मनी है उससे पहले जब बार्टर सिस्टम चलता था तो उसमें बार्टर सिस्टम क्या था और उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो कवर करेंगे इसकी डेफिनेशंस, यानी कि मनी की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। जैसे मनी की जो डेफिनेशंस हैं उसमें लीगल डेफिनेशन है,
इसी तरह से फंक्शनल डेफिनेशन है, नैरो डेफिनेशन है, वाइड डेफिनेशन है, और इस तरह से बहुत सारे इसकी डेफिनेशंस बनती हैं। कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी होती है, मनी वैल्यू ऑफ मनी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी होती है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी तरह के जो नोट्स प्लस लेक्चर्स आपको चाहिए और आपने अभी तक मेरे इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हर लेक्चर को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और इनका जो आपको लिंक इसमें जो मैं दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, उस पर हम नए नए अपडेट्स लेके आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप सभी ने उनको वहाँ से उनके लिंक्स आप ले सकते हो। तो आप फटाफट अभी भी अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ इस लेक्चर को आज हम ख़त्म करते हैं। थैंक्स ए लॉट स्टूडेंट्स।